नमस्कार दोस्तों और आप सबका बहुत बहुत स्वागत ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों पिछले जो वीडियोस थे उन क्लासेस में मैंने आपके लिए क्या क्या डिस्कस किया ये जानना जरूरी है और आज क्या डिस्कस करूंगा ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं मैं इसी को डिस्कस करने वाला हूं और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं इतने सारे मेजर इवेंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों एंग्लो नॉर्मन पीरियड से आएगा आप उसे बहुत ही इजीली कर लेंगे, ये मेरा वादा है। बस पूरा इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। पिछले वीडियोस में दोस्तों मैंने पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आपको समझाया था, इसके बाद दोस्तों मैंने क्लासिकल पीरियड या ग्रीको रोमन पीरियड पर दूसरा वीडियो बनाया था और तीसरा वीडियो था एंग्लो सैक्सन पर और आज है दोस्तों अगला वीडियो एंग्लो नॉर्मन पीरियड पर। दोस्तों ये सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और जरूर वॉच कीजिए। जब आप सीरीज में वॉच करेंगे दोस्तों तो मुझे उम्मीद है कि आप 100% लर्न करेंगे और 100% जो चीजें हैं आपको कवर अप होंगी। दोस्तों आप यूजीसी नेट इंग्लिश के कंप्लीट क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और फ्री स्पेशल क्लासेस भी दोस्तों डेली चलती हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवाइज इंडिया सीरीज को। 7 PM दोस्तों टाइमिंग होती है डेली की, मेरी जो क्लासेस चलती हैं आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नीड टू पे एनीथिंग। तो दोस्तों यूजीसी नेट एस्पिरेंट अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रिवाइज इंडिया सीरीज में इनरोल कर लीजिए दोस्तों। 5 अप्रैल से मेरी क्लासेस और पेपर 1 की क्लासेस फ्री आपको मिल रही हैं अनअकैडमी पर। दोस्तों अब बात करेंगे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड वाली। तो दोस्तों क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि इन सारी एजेस के बारे में डिस्कस किया है तो थोड़ा सा स्लाइड्स दिखा दे रहा हूं और दोस्तों जरूर देखिएगा, वो जो मैंने वीडियो सीरीज बनाई है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और रियली आपको बहुत डीप नॉलेज मिलेगा। ऐसा नॉलेज आपको किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों। अब बात करते हैं हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड की दोस्तों सबसे पहली बात मैं नॉर्मन कंक्वेस्ट के, क्योंकि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलूंगा आपके साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे मेजर इंसिडेंट्स हैं और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है मेरे प्यारे दोस्तों से कि प्लीज ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ ना इस ऑर्डर को आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारी चीजें पूछते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कीजिए और इसे जरूर याद रखिएगा कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में कौन कौन से मेजर इंसिडेंट या फिर क्या क्या चीजें थी वहां पर। दोस्तों पिछले वीडियो में जब मैंने आपसे बात किया एंग्लो सैक्सन पीरियड, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड वो एंड हो गया था कब? तो दोस्तों इसका आंसर है 1066 के साथ एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड हुआ। और दोस्तों एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड होने के पीछे क्या रीजन था मैं आपको बता देना चाहूंगा। 1066 दोस्तों इसको हम याद रखते हैं किसके लिए? नॉर्मन कंक्वेस्ट के लिए दोस्तों। और ये नॉर्मन कंक्वेस्ट था क्या? तो विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, विलियम फर्स्ट ऑफ नॉर्मैंडी दोस्तों, ये जो विलियम था सो ये नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी एक फ्रांस में शहर है, सिटी है। तो वहां से दोस्तों उसने क्या किया, उसने अटैक किया इंग्लैंड में। और इंग्लैंड का राजा दोस्तों उस समय कौन था? हैरोल्ड था, हैरोल्ड गोल्डविंसन। सो दोस्तों हैरोल्ड को उसने हरा दिया और जब हैरोल्ड हार गया तो विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, सो ही बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मन्स का रूल शुरू हो गया था। दोस्तों अभी जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंजल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, जिसमें से सैक्सन्स ने काफी टाइम पीरियड पर, एंजल्स और सैक्सन्स ने काफी टाइम पीरियड पर तक इंग्लैंड में राज किया। और इसके बाद दोस्तों ये अब जो इंग्लैंड था वो एक फ्रेंच कॉलोनी बनकर के रह गया था, क्योंकि फ्रांस का अधिकार अब इंग्लैंड पर था। दोस्तों जब हैरोल्ड जब हार गया और विलियम ऑफ नॉर्मैंडी ही बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड, तो अब दोस्तों उसने अपना रूल शुरू किया और उसने दोस्तों सबसे बड़ी बात की 2-3 चीजों को स्टैब्लिश किया, जिसमें से दोस्तों फर्स्ट चीज को आपको, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है और वो है क्योंकि दोस्तों फ्रांस का राजा है तो जैसे ही राजा होगा वैसी ही प्रजा होती है। तो अब हुआ क्या दोस्तों कि इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज का प्रिवलेंस हो गया, मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज थी सो दैट बिकम लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों इस बात को और अगर ज्यादा समझना है आपको
तो आपको यह पता चलेगा कि जो इंग्लिश के पहले वर्ग है, जैसे अगर चासर को देखें, तो चासर ने भी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, तो इसका मतलब है दोस्तों कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट थी। सो फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि जैसे ही विलियम ऑफ नॉर्मैंडी वो इंग्लिश थ्रोन पर आया, तो उसने एक और सिस्टम उसने चला दिया, और इस सिस्टम को हम थ्री स्टेट सिस्टम के नाम से जानते हैं। एंड थ्री स्टेट सिस्टम इज डिवीजन ऑफ सोसाइटी दोस्तों, सोसाइटी का यानी कि विभाजन, सोसाइटी का डिवीजन। और ये डिवीजन किस तरह से हुआ? नोबिलिटी, क्लर्जी एंड पीपल्स दोस्तों। तो अब देखिए, ये मैं थोड़ा सा और समझा दूं। नोबिलिटी में जैसे किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, बैरन्स एंड ऑल को दोस्तों रखा गया नोबिलिटी में। तो जैसे कि जो स्ट्रेटा होता है सोसाइटी का, ये पहला है, दूसरा है और तीसरा है दोस्तों। तो थ्री स्टेजेस में डिवाइड किया गया सोसाइटी को। क्लर्जी तो जिसमें चर्च अथॉरिटीज एंड ऑल थी, और पीपल्स जिसमें से सर्व्स, पीजेंट्स यानी कि काम करने वाले लोग थे। दोस्तों ये जो लोग थे काम करने वाले, ये सारा कुछ कमाएंगे और नोबिलिटी तक पहुंचा देंगे। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था दोस्तों। इस सिस्टम को हम फ्यूडल सिस्टम भी बोलते हैं। कई बार दोस्तों आपको फ्यूडल सिस्टम, FEUDAL फ्यूडल, और अगर SYS दिखे सिस्टम, सो वही चीज है दोस्तों, सेम ही है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसके बाद एक चीज और है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज थी। तो दोस्तों इन दोनों यूनिवर्सिटीज को इसी टाइम पीरियड में फाउंड किया गया। देखिए 1167 यानी 66 के बाद 67 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फाउंड की गई। और इसके बाद 1209 दोस्तों, तो ये एक दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसको हम बोलते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो इसको फाउंड किया गया। सो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट यू कैन ऑल्सो सी दोस्तों। अब इसके बाद जो विलियम थर्ड था, तो विलियम थर्ड के बाद एक और किंग बने जो थे हेनरी सेकेंड। और दोस्तों हेनरी सेकेंड को अगर आप जानते हैं तो इसलिए जानते होंगे क्योंकि टॉमस बैकेट का मर्डर कराने के पीछे दोस्तों इसका यानी हेनरी दी सेकेंड का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट हैंड था। मतलब ये बहुत बड़ा हाथ था हेनरी सेकेंड का। दोस्तों ये टॉमस बैकेट का मर्डर आपने TS एलियट के मर्डर इन कैथीड्रल में देखा है। मर्डर इन कैथीड्रल एक पोएटिक प्ले है जो आया था 1935 की टाइम पीरियड में। तो दोस्तों जो हेनरी सेकेंड है यानी विलियम ऑफ नॉर्मैंडी के बाद हेनरी सेकेंड यानी इंग्लैंड के थ्रोन पर था। और दोस्तों यहां पर नॉर्मैंडी, इंग्लैंड, एंजो, एंगाइज बहुत डिफरेंट प्लेसेस का वो किंग था, यानी कि काफी अच्छे से रूल किया। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हेनरी सेकेंड था, सो हेनरी सेकेंड के पास दोस्तों 4 चाइल्ड थे जो लेजिटिमेट थे। लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट की बात मत कीजिए इंग्लिश में दोस्तों। इंग्लिश पीपल्स है, इनके जो किंग्स एंड ऑल थे, तो इनके लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट मतलब इसको ग्रेस स्प्रेड करना कहते थे। ये लोग पैदा करते रहो, जितने भी हो जाए चलता रहेगा। सो दोस्तों अब ये जो थे तो इनके 4 थे सन, जिनमें से हेनरी ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट दोस्तों। तो ये मैं ऑर्डर को फॉलो करूंगा, यहां पर ये वाला ऑर्डर देखिए, हेनरी और इसके बाद रिचार्ड, और रिचार्ड के बाद दोस्तों जोफ्री, और जोफ्री के बाद जॉन लैकलैंड। तो दोस्तों ये सन थे, इन 4 सन थे किसके पास? हेनरी सेकेंड के पास। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे चलते हैं प्लीज। एक यहां पर और ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने छोड़ दिया है, 1066 दोस्तों, जिसे हम बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं या फिर हम नॉर्मन कंक्वेस्ट कहते हैं। अगर आपसे कोई बैटल ऑफ हेस्टिंग पूछे तो आपका आंसर 1066 है, और अगर आपसे नॉर्मन कंक्वेस्ट कोई पूछे तो आपका आंसर 1066 है, यानी कि ये एक ही है। दोस्तों इस टाइम पीरियड में अब और भी क्या चीजें हुई, तो और भी चीजों में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ द पीरियड, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ द पीरियड में दोस्तों एक तो 100 इयर्स वॉर का नाम आता है आपके सामने। 100 इयर्स वॉर, 100 इयर्स वॉर दोस्तों, तो ये 1337 से लेकर के 1453 के टाइम पीरियड तक चला। 1337 से 1453 के अगर टाइम पीरियड को अगर आप काउंट करेंगे तो 116 आएगा दोस्तों, लेकिन इसे हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं? 100 ईयर वॉर। अब ये दोस्तों वॉर क्या था? तो जैसे भारत इंग्लैंड के अधीन था, यानी गुलाम था, कॉलोनी था, तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम हुए।
ऐसे ही दोस्तों इंग्लैंड का भी एक टाइम पीरियड था कि जब फ्रांस ने इसे कॉलोनी बना रखा था। तो दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस जो ये फ्रांस, ये वाला जो बैटल था, इसे हम बोलते हैं वॉर जो है, इसे हम 100 ईयर्स वॉर बोलते हैं। बट ये 100 ईयर से ज्यादा है, इस चीज को याद रखिएगा। बट ये वॉर क्यों हो रहा था, क्यों लोग लड़ रहे थे? सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है एक तो इसके पीछे रीजन था फ्यूडल सिस्टम। पहली बात दोस्तों तो फ्यूडल सिस्टम था कि इस फ्यूडल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर कौन से, यानी कि किंग क्वींस एंड ऑल, फिर क्लर्जी सोसाइटी, और नीचे सबसे सर्व्स होंगे यानी वर्कर्स। वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता था। वर्कर्स को यह कहा जाता था जितनी मेहनत करोगे इस जन्म में अच्छा करोगे, भगवान तुम्हें अगले जन्म में अच्छा देगा। सो दोस्तों बस वर्कर्स एंड ऑल वो यही काम करने में लगे रहते थे। ये जो दोस्तों फ्यूडल सिस्टम था, तो फ्यूडल सिस्टम में टैक्सेशन बहुत हायर था। ड्यू टू 100 ईयर वॉर तो दोस्तों टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। और एक और मेजर इंसिडेंट था इस टाइम पीरियड का दोस्तों, अगर आपने नाम सुना होगा ब्लैक डेथ या फिर ब्यूबोनिक प्लेग का। 1348 से 49 के टाइम पीरियड में दोस्तों ये जो ब्यूबोनिक प्लेग, और या फिर जिसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग ब्लैक डेथ, ये जो आई, तो इसने भी बहुत ज्यादा जो इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी, 1/3 पॉपुलेशन जो इंग्लैंड की थी दोस्तों, उसको इसने फिनिश कर दिया था इस ब्यूबोनिक प्लेग ने। दोस्तों इसके टाइम पीरियड में एक और आपको मैं इंसिडेंट बता दूं, जो मेजर इंसिडेंट है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। आपने जीबी शॉ का नाम सुना है, और जीबी शॉ ने एक वर्क लिखा है दोस्तों जिसका नाम है जॉन ऑफ आर्क। और ये दोस्तों जॉन ऑफ आर्क इन्हीं पर बेस्ड है, इनकी लाइफ पर बेस्ड है जॉन ऑफ आर्क। और ये जो जॉन ऑफ आर्क थी ना, तो ये इंग्लैंड की फ्रीडम के लिए लड़ रही थी। बाद में इन्हें सेंटहुड भी दिया गया था, बट एट दैट टाइम सी वॉज बर्न्ड एट स्टेक ऑन द नेम ऑफ हेरेसी और ब्लास्फेमी, जिसे बोलते हैं दोस्तों, यस, यानी कि रिलीजन के अगेंस्ट जाने के उसमें जुर्म में इन्हें मार दिया गया था दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि रिफॉर्मेशन की एक रे आई। रिफॉर्मेशन की रे आने के पीछे दोस्तों रीजंस थे। जैसे देखा आपने कि ये ब्लैक डेथ तो पहली बात हो गई, इसके बाद दोस्तों ये फ्यूडल सिस्टम है ना। अब दोस्तों जो ब्लैक डेथ था, तो ब्लैक डेथ ने एक रियलाइजेशन कराया था लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए। जो चर्च एंड अथॉरिटी थी, तो एट दैट टाइम चर्च का रोल जो था वो बहुत सुपीरियर हुआ करता था। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो भी प्रीस्ट एंड ऑल इंटरप्रेट करते थे बाइबल के बारे में वही जानते थे। सो बाइबल दैट वाज नॉट फैमिलियर टू द कॉमन, सो कॉमनर्स के लिए बाइबल फैमिलियर हो, इसके लिए जॉन वाइक्लिफ ने एक कोशिश की। जॉन वाइक्लिफ की दोस्तों इस कोशिश को हम एक मूवमेंट के साथ ऐड करते हैं जिसे बोलते हैं LOLLARD, लोलार्ड मूवमेंट के साथ हम इसे एसोसिएट कर लेते हैं। यानी जॉन वाइक्लिफ एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर थे, और अदर्स ने दोस्तों मिलकर के बाइबल को ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। और जो लोलार्ड्स मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे वो करते क्या थे, वो लोगों के बीच में एक जागरूकता लाते थे कि हमारे और गॉड के बीच में और कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों चर्च अथॉरिटी कहती थी कि गॉड और कॉमनर्स के बीच में चर्च अथॉरिटी है। जैसे कि आपने कोई पाप किया, जाओ चर्च में और कबूल करो कि यस आई हैव डन दिस वन, आई हैव डन दैट वन, सो देन जो प्रीस्ट है आपसे कुछ लेने के बाद और आपको माफ कर दिया जाएगा। सो दोस्तों जो लोलार्ड मूवमेंट था, तो लोलार्ड मूवमेंट के तहत मैं आपको बता दूं जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। वोल्गेट बाइबल को गाइस ट्रांसलेट करने की कोशिश की, और कोशिश काफी सफल हुई। लेकिन दोस्तों इनकी डेथ भी हो गई थी जॉन वाइक्लिफ की। हाँ, ये लकी थे कि ऐसा किसी ने किया नहीं तो दोस्तों अगर बाइबल को ट्रांसलेट करते क्लर्जी सोसाइटी गुस्सा हो जाए तो समझ लीजिए कि सीधा सा उसको चौराहे पे जला दो जिंदा, या फिर दोस्तों बस समझ लीजिए कि ऑन द नेम ऑफ हेरेसी सीधा सा मार दिया जाना चाहिए, यही होगा दोस्तों। तो हुआ क्या कि जॉन वाइक्लिफ की डेथ हो गई। आफ्टर डेथ ऑफ जॉन वाइक्लिफ की बॉडी को डग्ड किया गया, खोदा गया, खोद के निकाला गया, और जॉन वाइक्लिफ की बॉडी को एक बार जलाया गया। तो दोस्तों ये कंडीशन थी आपके इंग्लैंड की, यानी इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी थी दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इस टाइम पीरियड में था पीजेंट रिवोल्ट। और पीजेंट रिवोल्ट दिस वाज रिजल्ट ऑफ हायर टैक्सेशन। मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो 100 ईयर वॉर था, अब 100 ईयर वॉर राजा तो लड़ रहे हैं दोस्तों। देखिए हाउस ऑफ वोलॉइस जो फ्रांस से एसोसिएटेड है, एंड प्लांटागेनेट दोस्तों जो इंग्लैंड से एसोसिएटेड है। अब ये दोनों लड़ रहे थे।
अब इस लड़ाई में दोस्तों जो पिस रहा था तो कौन था? वो कॉमनर्स, क्योंकि कॉमनर्स को ही हाई टैक्सेशन, जितनी लड़ाई में फाइट में सारी चीजें स्पेंड होंगी उतने ही मजे से और भी ज्यादा आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन की वजह से दोस्तों पीजेंट रिवोल्ट हुआ। पीजेंट रिवोल्ट मतलब किसानों का विद्रोह, वेट हैलर रिवेलियन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दोस्तों इसी जो मैंने अभी रिफॉर्मेशन की बात की, जहां वाइक्लिफ की बात कर रहा था कि बाइबल ट्रांसलेट कर रहे थे वो, दोस्तों इसी मतलब एक सीरीज में इन्वेंशन ऑफ मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। तो दोस्तों गुटेनबर्ग ने 1450 1450 के टाइम पीरियड में गुटेनबर्ग ने दोस्तों सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया। बाद में 1476 में इंग्लैंड में भी प्रिंटिंग मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया। और दोस्तों ये जो एरा है मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो 1066 से 1500, या फिर दोस्तों कभी कभी आपको इतना भी मिल जाएगा 85 भी मिल जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। सो दोस्तों ये जो टाइम पीरियड था, तो इस टाइम पीरियड की एंडिंग होती है वॉर ऑफ रोजेस के साथ। वॉर ऑफ रोजेस है क्या, इसको बहुत अच्छे से दोस्तों जान लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वॉर ऑफ रोजेस 1455 से लेकर के 1485 के टाइम पीरियड तक वॉर ऑफ रोजेस चला, जिसे हम दोस्तों सिविल वॉर इन इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक गृह युद्ध था। और वो भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो फाइट होती है तो ये बस थ्रोन के लिए, सिंहासन ही सबसे बड़ी चीज होती है। सो ऑन एंड ऑफ अबाउट 30 ईयर्स दोस्तों, ये लोग 30 ईयर लगभग अप्रोक्सीमेटली दोस्तों ये जो सिविल वॉर था ये चला। और ये दो हाउसेस के बीच में था। हाउसेस दोस्तों तो जैसे देखिए लैंकेस्टर, हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क। एक चीज जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है उसको याद रखिएगा, लैंकेस्टर यानी रेड रोज इनका सिंबल था, और यॉर्क मतलब व्हाइट रोज इनका सिंबल था। अब दोस्तों और इजी ट्रिक मैं आपको बता दूं कैसे याद रखेंगे। लैंकेस्टर यानी लाल है ना, LA यानी लाल और रेड, बस इतना याद रख लेंगे तो यॉर्क व्हाइट अपने आप याद रहेगा दोस्तों, है ना। यस, इस जो बैटल का रिजल्ट क्या था, तो रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों कि बैटल ऑफ बोसवर्थ हुआ, जिसमें रिचार्ड थर्ड की डेथ हो गई दोस्तों, है ना। उसकी मतलब बैटल में डेथ हो गई थी। और दूसरी साइड से कौन लड़ रहा था? हेनरी सेवेंथ लड़ रहा था। तो दोस्तों इस बैटल में जो रिचार्ड थर्ड की डेथ हुई, तो उसके बाद दोस्तों ये बैटल फिनिश हो गया, यानी शांत हो गया दोस्तों। दोनों हाउस यूनाइट हुए, और जो हेनरी सेवेंथ था, जो लैंकेस्टर था दोस्तों, एक यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं हेनरी सेवेंथ लैंकेस्टर था, उसने एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क, जो रिचार्ड थर्ड जिसको मारा था उसने, उसी की नीज थी, उसी की भतीजी थी, तो उससे उसने शादी की। और एलिजाबेथ को इससे कोई ऐतराज नहीं था कि मेरी शादी हो रही, बट एटलीस्ट जो युद्ध था, जो बैटल था, जो सिविल वॉर था, वो फिनिश हो गया दोस्तों। नाउ दोस्तों थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब इस टाइम पीरियड का लिटरेचर कैसा था, क्योंकि इसके बाद दोस्तों मैं आपको ले चलूंगा रेनेशा की तरफ। इंग्लिश लिटरेचर और रेनेशा को हम स्टडी करेंगे, बट दोस्तों हमें अभी मिडिल इंग्लिश पीरियड या जिसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड बोलते हैं, तो इसके लिटरेचर को जानना बहुत जरूरी है। सो 13th सेंचुरी सोसाइटी में दोस्तों जो मेजर जानवर थे राइटिंग के, तो जैसे या तो फेबल, एलेग्रिकल फेबल, एनिमल एपिक एंड कुछ लिरिक्स, एग्जाम्पलम। सो दोस्तों कुछ इस टाइप की चीजें लिखी गई। और अगर मैं प्लेस में बात करूं दोस्तों, तो इस टाइम पीरियड ड्रामा में मिरेकल प्लेस दोस्तों आ चुके थे ड्रामा में। अगर आप जानते हैं मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस। तो दोस्तों जो इनका राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, वो सबसे पहले मिस्ट्री प्लेस, फिर इसके बाद मिरेकल प्लेस, और देन इसके बाद दोस्तों मोरालिटी प्लेस आए। और इन प्लेस में डिफरेंट टाइप की जो बाइबल की चीजें थी उनको डिपिक्ट किया गया था। मिस्ट्री प्लेस बाइबल पर बेस्ड थे, मिरेकल प्लेस सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड थे, और मोरालिटी प्लेस जैसे दोस्तों पाप, घृणा, पुण्य एंड ऑल, जो ये सारी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, तो उनको कि एक फॉर्म देना, एक एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना। जैसे डेथ को स्टेज पर रिप्रेजेंट किया जाए, सिन को स्टेज पर, जैसे मैं मान लीजिए एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, रोल प्ले कर रहा हूं, और मेरा नाम सिन है और एंड आई एम प्लेइंग रोल ऑफ सिन। तो कुछ इस तरह से था दोस्तों। इस टाइम पीरियड के अगर किसी हम इंपॉर्टेंट पोएट के बारे में जानते हैं, इंग्लिश पोएट के बारे में दोस्तों, तो वो हम नाम लेते हैं चासर का।
इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चासर है, तो चासर से पहले ऐसा नहीं था कि क्या कोई राइटिंग नहीं कर रहा था। सो दोस्तों बहुत सारे अदर नेम आते, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फोकस है हमारा वो है जियोफ्री चासर पर। जियोफ्री चासर, सो इन्होंने लिखा था दोस्तों कैंटरबरी टेल, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कैंटरबरी टेल, जहां पर इन्होंने स्टोरीज को कलेक्ट किया है। और ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है सेंट थॉमस बैकेट की लाइफ पर, वही थॉमस बैकेट जिनको हेनरी सेकेंड ने मर्डर करवा दिया था जिनका, तो उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है। मतलब कि वहां पर पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं, जो पिलग्रिम्स है 29 पिलग्रिम्स है, एक होस्ट है और एक नैरेटर है, ये याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है मैलोरी का, थॉमस मैलोरी का मोर्टे डी आर्थर। अर्थर के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था किंग अर्थर, किंग अर्थर के बारे में मैंने सैक्सन पीरियड में आपको बहुत अच्छे से बताया था दोस्तों, और सैक्सन से, यस सैक्सन पीरियड में बहुत अच्छे से बताया था कि कौन थे वो, और इसके लिए दोस्तों वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा प्लीज। तो बस जो आपके मोटे डी अर्थर हैं, यानी कि किंग अर्थर की लाइफ पर बेस्ड ये वर्क है, जिसको जियोफ्री ऑफ मनमथ ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ किंग अर्थर के लेजेंड को क्रिएट किया था। तो इस टाइम पीरियड का दोस्तों जो लिटरेचर था वो कुछ ऐसा ही था, जैसे जियोफ्री चासर इस टाइम पीरियड में रहे, विलियम लैंगलैंड रहे, है ना, पर्ल पोएट्स भी रहे, और आपके कुछ प्रोज राइटर्स भी थे। तो प्रोज राइटर्स में भी बहुत सारे नेम आते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है दोस्तों कि आप चासर के बारे में जाने। और एज ऑफ चासर दोस्तों अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके मेरा वीडियो चासर एज पर देख सकते हैं। और दोस्तों एज ऑफ चासर वाला वीडियो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में और आया करता है, जो है कि चासर के कंटेम्परेरी कौन थे, तो जैसे विलियम लैंगलैंड आपके एग्जाम में ज्यादातर ऑप्शन में होता है। और दोस्तों अदर जो आपके राइटर थे, जैसे बोकासियो जिन्होंने डेकामरन लिखा, डेकामरन इनका बोकासियो का। पैट्रार्क दोस्तों जो सोनेट के लिए जाने जाते हैं, दांते डिवाइन कॉमेडी के लिए, है ना, क्रिस्टिन डी पिसांसो दोस्तों ये अदर पोएट्स थे। इस टाइम पीरियड में दोस्तों ये देखिए, इटालियन की मैं बात करूं, इटालियन और फ्रेंच ऑथर्स थे, बट इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो हम चासर का ही नाम लेते हैं, लैंगलैंड का नाम लेते हैं, है ना दोस्तों। थैंक यू सो मच, और अगले वीडियोस में दोस्तों मैं आपसे फिर से मिलूंगा। ये थोड़ा सा मिडिल इंग्लिश का एक पैटर्न है कि कैसे मिडिल इंग्लिश में लिखा जाता था। ये दोस्तों मिडिल इंग्लिश का एग्जाम्पल है, ये वाला मिडिल इंग्लिश का एग्जाम्पल है, और ये वाला जो दोस्तों एग्जाम्पल है तो ये है मॉडर्न वाली इंग्लिश का। तो दोस्तों बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आऊंगा, तो मैं टॉपिक यहां पर चेंज किए दे रहा हूं, और टॉपिक का नाम होगा दोस्तों रेनेशा। इंग्लिश रेनेशा के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और इंग्लिश रेनेशा के बारे में हम बहुत कुछ दोस्तों लर्न करेंगे और चीजों को और अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ ट्यून रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं, सब कोई इस सीरीज के बारे में ना ही इसको कंप्लीटली इस तरह से पढ़ाता है। और अगर आप दोस्तों टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हैं, अगर आप मेरे पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। यूजीसी नेट एस्पिरेंट है तो आप अनअकैडमी पर मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी दोस्तों इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर से मिलेंगे हम दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।